डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, राइट, प्लेसमेंट प्रिपरेशन रोड मैप फॉर बी टेक, MCA, BCA, BCS एंड ऑल कंप्यूटर ब्रांचेस स्टूडेंट्स। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से गाइज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना चाहिए, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज ये वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एंड तक देखिए। आपको 100% समझेगा कि कौन सी चीज़ हम प्लेसमेंट के लिए करनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उससे क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, और कंपनियाँ उन टॉपिक के ऊपर क्यों फोकस करती है। एक्चुअली ये मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। सो गाइज ये जो भी सारी चीज़ें हैं, राइट, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे कंपनियों के साथ काम किया है। लगभग 1000 से ज़्यादा कंपनियों के साथ मैंने काम किया है प्लेसमेंट के लिए, और सक्सेसफुली 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस भी किया है पिछले 7-8 साल में। सो गाइस ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से प्लेसमेंट के लिए अप्रोच किया जाता है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे IT के कोर्सेज करते हैं, पर तभी भी हम सक्सेस नहीं पाते हैं। उसके रीजंस क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज इस केस में अगर आप आते हैं, अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं। सबसे पहले तो आपका रिलेवेंट डिग्री होना चाहिए, बी टेक, MCA एक्सेट्रा, ये तो मैंडेटरी है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट द प्लेसमेंट्स गाइज, तो प्लेसमेंट एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस के जरिए जाइए। जैसे आप किसी भी कंपनी के लिए जब अपियर करते हैं गाइज, तो सबसे पहले कंपनी आपको एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस कर दे। जो आपका पहला जो राउंड रहेगा, ये ऑलमोस्ट 70 to 80% कंपनीज के अंदर एप्टीट्यूड होता है, यस सर नो। फिर इस एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में भी दो टाइप्स आते हैं। एक एक जो आता है, ये आता है टेक्निकल एप्टीट्यूड, और एक जो आता है, ये आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। या बहुत बार कुछ कुछ कंपनियां सिर्फ क्वांटी लेती है, कुछ कंपनियां टेक्निकल लेती है, या बहुत सारी कंपनियां कॉम्बिनेशन ऑफ लेती हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी एप्टीट्यूड ही क्यों पूछती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे कंपनियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइस जब भी हम Tier 3 कॉलेजेस से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, तो ऑलमोस्ट हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्लेसमेंट्स के अंदर। स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के लिए, यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है, उसके लिए क्या है, आपने DSC के ऊपर काम करना चाहिए। आप किसी भी पोजीशन के लिए जाइए, मैं आपको समझाता हूँ, हर एक चीज़ हम डिटेल में जाएंगे कि वाई कंपनी आर आस्किंग DSC, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बहुत बार हमें ये सवाल पड़ता है कि यार मैं तो स्प्रिंग बुक किए हैं, या मैंने जावा किया है, या मैंने पाइथन किया है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। हालांकि फिर ये कंपनी मुझे DSC क्यों पूछ रही है, DSC पूछने का रीज़न क्या होता है। कंपनी या DSC की प्रॉब्लम्स पूछ के या बेसिक कोड पूछ के क्या क्या देखना चाहती है, कैंडिडेट के अंदर क्या ऑब्जर्व करना चाहती है, ये भी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद गाइज फोर्थ आता है आपका OOP, राइट और नॉट। तो स्टूडेंट इस OOP के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि OOP तो सारे लोग पढ़ते हैं। फिर OOP इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट और OOP प्रिपेयर करने का कैसा तरीका होना चाहिए, या इंटरव्यूज के अंदर OOP किस तरीके से पूछा जाता है, उसके कुछ मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ जिसमें। उसके बाद गाइज अगर आप देखते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है, या आपका जो L1 टेक्निकल होता है, L1 राउंड कैसे लिया जाता है, उसके अंदर क्या चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां स्टूडेंट्स L2 राउंड के लिए भी जाती हैं, यस सर नॉट। फिर L2 राउंड का पर्पस क्या है, वाई पीपल आर आस्किंग L2 राउंड। और बहुत सारे कंपनियों के अंदर गाइज डायरेक्ट राउंड होते हैं, या CO राउंड भी होते हैं। एंड फाइनली बहुत बार आपका ये अगर आप देख रहे हो तो HR राउंड लास्ट होता है। तो ये जो सारे के सारे चीज़ें हैं, इट इज़ अ कम्प्लीटली रोड मैप फॉर प्लेसमेंट्स। देखिए गाइज, जैसे कि अगर आप जावा का कोर्स कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, पाइथन का कोर्स कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, बट अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं इन कोर्सेज के साथ, तो उसका एक अलग तरीके का मैनेजमेंट होता है। और ये जो चीज़ें हैं गाइज, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ,
आप हमारा पूरा का पूरा इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वी वर्क विथ वेरी लॉट्स ऑफ कंपनीज, बहुत कंपनी के साथ मैंने काम किया है। लगा तो मैं वीडियो के एंड में आपको डायरेक्टली मेरा कंट्रोल पैनल भी ओपन करके दिखाता हूँ कि हमने कितने कंपनियों के साथ काम किया है, कंपनी हमें जेडी कैसे भेजती है। क्योंकि अभी ये जो मैं चीज़ आपसे जो बात कर रहा हूँ गाइज, आई एम राइट, ये जो भी चीज़ें मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट्स किया है, बहुत सारे कंपनियों के साथ काम भी किया है। मतलब ये जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि हम कहीं से उठा के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है और हमने लगभग बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों के साथ भी काम किया है, राइट और नॉट। तो लास्ट में लगा तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि कंपनियां अगर हमें जेडी देती है, कंपनी अगर हमें अप्रोच करती है, तो बेसिकली कंपनी हमें जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे भेजती है, उसके अंदर कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए सवाल ये आता है कि हमें बहुत बार ये कंसर्न आता है कि सर, मतलब जब हम फ्रेशर्स होते हैं तो हमें ये सवाल आता है कि सर एप्टीट्यूड क्यों पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये मेरा भी बहुत बार क्वेश्चन था व्हेन आई वाज इन एमसीए। जब मैं एमसीए में था तब हमें बहुत बार ऐसे लगता था कि यार आई एम गुड इन सी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड इन जावा, सो कंपनी मुझे जावा क्यों नहीं पूछ रही, वाई दे आर आस्किंग एप्टीट्यूड। यस सर ना, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। कोई कंपनी अगर आपका एप्टीट्यूड देखती है तो कंपनी का एप्टीट्यूड लेने का पर्पस क्या होता है गाइस, कि वो आपका थिंकिंग पावर देखना चाहती है। आप किस तरीके से थिंक करते हैं, थिंकिंग पावर देखना चाहती है, आप कैसे सोचते हैं, ये देखना चाहती है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी मैं आपके क्वेश्चंस बताता हूँ कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर होता है, सॉरी क्या कि ये क्या क्या है, क्या रिलेशन दोनों के बीच में क्या है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मुझे बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पूछा जाता है, हालांकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो हमें कोडिंग पूछना चाहिए, डेटा डायरेक्टली एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए देना चाहिए। फिर कंपनी एज अ फ्रेशर जब मुझे हायर कर रहे तो एप्टी क्यों पूछ रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एप्टीट्यूड के बगैर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड के बगैर हम आपको लॉजिकली, कोई कंपनी अगर आपको हायर करना चाहती है तो कोई भी कंपनी आपको एप्टीट्यूड के बेसिस पे ही आपकी थॉट प्रोसेस चेक करती है। लाइक एज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एप्टीट्यूड का एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाइज कि मेरे पास मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, कंसिडर राइट, मुझे क्या करना है, आई वांट टू मेक वन प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट का गोल क्या है कि जैसे कि हम एक वोटिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, और इस वोटिंग एप्लीकेशंस के अंदर मुझे क्या करना है कि जैसे मेरे पास एक फॉर्म है, जैसे वोटर का नाम, जैसे वेट क्या है, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोटर नेम इनपुट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एप्टीट्यूड इन दोनों में क्या रिलेशन है, एंड वाई कंपनीज आर मोर फोकस ऑन एप्टीट्यूड। बहुत बार ये होता है कि हम एप्टी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन टेक्निकल, राइट। दैट्स वाई हम पहला राउंड ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आपका पहला राउंड ही क्लियर अगर नहीं हो पाएगा, यस सर नॉट, तो शायद आपको कोई दूसरे राउंड के लिए नहीं लेता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जैसे मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, जैसे मान लो वोटर नेम, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, वोटर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे डाला वोटर का ईमेल इनपुट किया है, वोटर का क्या किया, ईमेल इनपुट किया है, वोटर ईमेल। लाइक आई सपोज कंसिडर गाइज वी हैव योर वोटर कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। मैं वोटर का फॉर्म भर रहा हूँ, वोटर कॉन्टैक्ट। एप्टी का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है, मैं शॉर्टकट नहीं बताना चाहता, मैं आपको हर एक प्रोसेस का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। जैसे वोटर नेम है, वोटर ईमेल है, वोटर कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे हमने वोटर का आधार आईडी डाला, वोटर का क्या डाला, आधार नंबर डाला, आधार नंबर। और यहाँ आधार नंबर डालने के बाद यस गाइज मुझे क्या करना है, और इस वोटर को ऐड करना है, इस वोटर को ऐड करना है। बट रूल क्या है, इस वोटर का डेटा तभी ऐड हो जब इसकी एज 18 से ज़्यादा हो। याद रखना, वोटर का डेटा, वोटर का जो भी डेटा है, वोटर डेटा तभी ऐड हो जब उसकी एज क्या हो, 18 से ज़्यादा हो। 18 से ज़्यादा उसकी एज अगर होगी तो होना चाहिए। बट यहाँ तो मैंने वो एज नहीं दिया है, देन व्हाट इज आवर रोल। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आधार नंबर इनपुट करूँ, जब मैं यहाँ पे आधार नंबर अगर मैं इनपुट करूँ, तो आधार नंबर इनपुट करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा ये फॉर्म, राइट, गवर्नमेंट के पोर्टल को कनेक्ट हो,
गवर्नमेंट के किसी एपीआई के कनेक्ट हो, और आधार नंबर से जिस आदमी का, जिस वोटर का मैंने आधार नंबर फेच किया, इनपुट किया है, उसका मुझे डेट ऑफ बर्थ मिले, उसकी क्या मिले, डेट ऑफ बर्थ। और जब उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे मिलेगी तो मेरा सिस्टम उस आदमी का, उस वोटर का ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट करे। सो आप उस एज को ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 01, जैसे 01/07/1986, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हमने किसी का आधार कार्ड इनपुट किया और इसका डेट ऑफ बर्थ ये है 01/07/1986। और आज हमारा क्या चल रहा है? आज हमारा चल रहा है 2026। सो आज के डेट में आज 2026 है और इसका डेट ऑफ बर्थ तो ये है। तो मेरे सिस्टम ने उस आदमी का ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट करना चाहिए। फिर वो एज ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेगा? तो गाइज इसके लिए ऐसे 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 लॉजिक के लिए एप्टीट्यूड के अंदर आपको कैलेंडर नाम का एक टॉपिक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से अगर पता होगा तो डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखिए, आप यूआई कहाँ से बना रहे हैं? आप यूआई एचटीएमएल सीएसएस से बना सकते हैं। ग्रेट। देखिए, यूआई की बात अगर हम करेंगे, यूआई आप एचटीएमएल सीएसएस से बना सकते हैं, राइट। बट ये जो एज कैलकुलेशन वाला लॉजिक है, एक्चुअली इसमें लॉजिक क्या है? एज कैलकुलेशन एक्चुअल लॉजिक है। अब एज कैलकुलेशन का जो लॉजिक है, ये लॉजिक आप कहाँ से आएंगे? ये आपकी थिंकिंग है। तो ये थिंकिंग गाइज एप्टी से बनती है। इसीलिए कंपनियां ये चाहती है, कंपनी को पता है कि एचटीएमएल पढ़ाने के बाद या यूआई पढ़ाने के बाद बंदा फॉर्म बना सकता है, बट लॉजिक कहाँ से लाएगा? थिंकिंग कहाँ से लाएगा? तो आपकी थिंकिंग पावर चेक करने के लिए कोई भी कंपनी पहला राउंड लेती है एप्टीट्यूड। इसीलिए आप देखिए, इस एप्टीट्यूड की बात अगर हम कर रहे हैं, सो एप्टीट्यूड इज नॉट ओनली कंसर्न विथ आईटी कंपनीज। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आप एमपीएससी प्रिपेयर करते हैं, यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं, तो भी वहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो एप्टीट्यूड की बात अगर हम करेंगे गाइस, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आपका लॉजिक चेक होता है। आप कैसे लॉजिक लगाते हैं, आपकी सोच क्या है, आप कैसे सोचते हैं। यस, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आपको पता है, जितने भी एल्गोरिदम सिस्टम डिज़ाइन हुए होते हैं, ऑलमोस्ट एल्गोरिदम मैथमेटिकल बेस ही होते हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी आपका पहला राउंड एप्टीट्यूड लेती है। अब देखिए, स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं। मान लीजिए कि मैं जावा फुल स्टैक की कोर्स कर रहा हूँ या मैं पाइथन फुल स्टैक की कोर्स कर रहा हूँ। इमेजिन मेरा पूरा का पूरा जावा बहुत अच्छा है, आई एम वेरी गुड इन जावा। बट जब मैं किसी कंपनी के लिए अपियर कर रहा हूँ और मेरा पहला राउंड अगर एप्टीट्यूड अगर हो गया, और मान लीजिए इफ आई रिजेक्ट इन एप्टीट्यूड, सपोज इफ आई रिजेक्ट इन एप्टीट्यूड, अगर मेरा एप्टी अगर एप्टीट्यूड में अगर हम रिजेक्ट होते हैं, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कोई लेता ही नहीं है। फिर आप जावा में कितने अच्छे हैं या पाइथन में कितने अच्छे हैं, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है कि ये प्रोसेस है। अगर आपका पहला राउंड अगर आपका एप्टी क्लियर नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट राउंड में नहीं लिया जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अगर मान लो कैंपस में 50 स्टूडेंट्स हैं, आप जहाँ पे भी इंटरव्यूज के लिए गए हैं वहाँ पे 50 स्टूडेंट अपियर किए हैं, इज इट क्लियर और नॉट? और 50 में से 50 के 50 स्टूडेंट मान लो जावा का कोर्स कंप्लीट किए हैं और 50 में से 20 लोगों ने एप्टीट्यूड क्लियर किया है। सो व्हाट हैपन, आपने भी जावा का कोर्स कंप्लीट किया है, उसने भी जावा का कोर्स कंप्लीट किया है, बट ही हैविंग एडिशनल एबिलिटी टू क्लियर द एप्टी। इसीलिए कंपनी आपको रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए गाइज, आप जब भी प्रिपरेशन करें, मैं आपको 100% बताता हूँ, पहले फोकस आप एप्टी पे कीजिए। दैट इज वेरी मोर इम्पॉर्टेंट। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेकेंड थिंग इज गाइज कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, टेक्निकल को जितना भी, बहुत बार देखिए, अभी मैंने जितना भी काम किया है मैं आपको वही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जितना भी काम किया है Tier 3 कॉलेजेस के साथ काम किया है ऑलमोस्ट। मतलब जितने हमारे पास बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे हमारे पास Tier 3 कॉलेजेस से आते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास विलेजेस से भी आते हैं। सो हमने ये एक चीज़ बहुत बार फाइंड आउट की है कि 10 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास विलेज से आते हैं तो 10 में से 6 लोगों का कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है। ये बहुत रियर प्रॉब्लम है, राइट और नॉट? व्हाट हैपन, बिकॉज अभी देखिए, वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र से, सो हमारी मदर टंग मराठी है, हम रेगुलर कम्युनिकेशन मराठी में करते हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए अनकंफर्टेबल बहुत बार हो जाता है। तो इसमें आप देखिए व्हाट हैपन हियर, अगर आप जितना भी फोकस आपका टेक्निकल के लिए देते हैं उतना ही फोकस कम्युनिकेशन के लिए देना चाहिए। मान लीजिए आप जावा में बहुत अच्छे हैं, हम मानते हैं, या आप पाइथन में बहुत अच्छे हैं, आप डेटा से बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बट अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, अगर आप कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से उस क्वेश्चन को सही तरीके से
रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं तो आपका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता है जो होना चाहिए। ये भी एक बहुत बार रिजेक्शंस होते हैं, ये भी एक रिजेक्शन का बहुत कारण है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग टेक्निकल के लिए प्रिपेयर करते हैं, जितना भी आप फोकस टेक्निकल के लिए देते हैं, जितना भी टाइम आप टेक्निकल के लिए देते हैं, उतना टाइम आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए देना चाहिए। दिस इज माई रिकमेंडेशंस। ओके, उसके बाद में अगर आप देख रहे गाइस, राइट, और लास्ट में आपको मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने कितने कंपनियों के साथ काम किया है, राइट और नॉट। लगभग हमने पुणे बेस 1000 कंपनियों के साथ काम किया है। लगा तो मैं आपको मेरा पूरा का पूरा CRM ओपन करके दिखाता हूँ कि JD कैसे आते हैं, क्या कंपनी एक्सपेक्ट करती है। इसीलिए स्टूडेंट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोग MNC के लिए रेफर करते हैं, कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि नो सर मुझे MNC कंपनी चाहिए, मैं MNC में प्लेस होना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा पैकेज चाहिए। तो जब जब भी कंसर्न MNC कंपनीज का आता है या बहुत हाई लेवल पैकेज का आता है, तो गाइज ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप MNC की बात करते हैं, मीन्स अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के सारे क्लाइंट फॉरेन क्लाइंट होते हैं। अगर आपको फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करना हो, फॉरेन क्लाइंट के साथ अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका लिसनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग DSA। आप पाइथन का कोर्स कीजिए, आप जावा का कोर्स कीजिए, .NET का कोर्स कीजिए, इवन आप कोई कोई भी कोर्स कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आते हैं और अगर आप फ्रेशर हैं, तो लोग आपको DSA पूछते ही पूछते हैं। ऐसा क्यों? जैसे मैं आपको बताता हूँ, DSA बहुत सारी कंपनियां DSA यूज नहीं करती है, बट वाई दे आर आस्किंग DSA? DSA के 3 रीजन है गाइज। DSA पूछने का रीजन ये होता है, DSA के साथ गाइज आपको लोग लीड कोड पूछते हैं, यस और नॉट, या DSA के साथ लोग आपको हैकर रैंक वगैरह भी, आपका स्कोर वगैरह देखा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम करते हैं तो DS में पुअर नॉलेज आता है। DSS के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि DSS के बेसिस पे गाइज आप DSA की बात अगर आप करते हैं, तो DSA से वापस आपका लॉजिकल थिंकिंग समझ में आता है, आप कोड के बारे में क्या सोचते हैं ये समझ में आता है। उसके बाद में आपके अप्रोचेस समझ में आते हैं, आप कोड कितना ऑप्टिमाइज करते हैं ये समझ में आता है। अभी एक क्वेश्चन बहुत बार रेज होता है कि सर आजकल तो AI का ज़माना है, तो फिर AI के ज़माने में कौन कोडिंग करता है? ये गलत है गाइस। देखिए, भले लोग ये नहीं चाहते, कंपनी ये नहीं चाहती है कि आप 100% कोड करें, कंपनियां ये भी चाहती हैं कि आप प्रॉम्प्ट दे के AI से कोड जनरेट करवाए, बट जो भी AI कोड आपका बना रहा है, क्या वो कोड आपको समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो समझ में आना चाहिए, उसके लिए पढ़ना चाहिए। अगर AI ने जो आपको कोड दिया है, अगर उस कोड को आपको कस्टमाइज करना हो, तो आप उस कोड को कस्टमाइज कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। इज इट क्लियर? और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि जिनके इतने कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशंस है कि जो AI के जरिए काम नहीं करते हैं, यस सर नो। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो AI की कॉस्ट को बियर नहीं कर पा रहा है। अभी AI का एक अलग तरीके का बूम चल रहा है, बट जितनी मैन पावर के लिए कॉस्ट लगती है, उतनी ही कॉस्ट AI के लिए भी लगती है। अभी बहुत सारी कंपनियां AI में इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब वो AI 100% आगे यूज करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, वो ट्रायल कर रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारी कंपनीज है कि जो DSA पूछती है। DSA से क्या होता है गाइज? DSA से आपका अप्रोच समझ में आता है। लेकिन जैसे कंसिडर कीजिए, मैंने अगर आपसे कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये BB ये C है, मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और ये एक स्ट्रिंग है, मान लो एक एरे है, जिसमें आपको समझा रहा हूँ। अभी इससे क्या पता चलता है? वाई पीपल आर आस्किंग DSA, जिसमें आपको टेक्निकली बता रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा सा जो भी कुछ नए लोग हैं या जिन लोगों को इतना डिटेल में पता नहीं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट ये पूरा का पूरा मैं टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपनियां आपके अंदर क्या देखती हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि अगर आप ये DSA क्यों पूछा जाता है, DSA से आपकी सोच समझ में आती है, आपका अप्रोच समझ में आता है। जैसे ये मेरी स्ट्रिंग है, ये B, देन B, ये C, ये हमारी स्ट्रिंग है। अभी मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है कि जो एडजेसेंट सिमिलर वैल्यूज है उन्हें डिलीट करना है। जैसे एडजेसेंट सिमिलर वैल्यूज की बात अगर आप कर रहे हैं, राइट और नॉट, एडजेसेंट सिमिलर वैल्यूज की बात अगर आप करेंगे, तो एडजेसेंट सिमिलर वैल्यू को डिलीट करना है। मतलब मैं पहले B को डिलीट करूंगा और इस B को डिलीट करूंगा। तो ये डिलीट दोनों होने के बाद मेरी स्ट्रिंग कैसे बनेगी गाइस?
मेरी स्ट्रिंग जो भी है, मेरी स्ट्रिंग ऐसे बनेगी, ये, यस और नो। उसके बाद मेरी स्ट्रिंग ऐसे बननी चाहिए, सी। उसके बाद मेरी जो स्ट्रिंग है गाइस ऐसे बननी चाहिए, ये। इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बनेगी। अब मान लो ये स्ट्रिंग अगर बनेगी तो वापस से आप देखिए, दो दो एलिमेंट डिलीट करने के बाद, ये दो एलिमेंट डिलीट करने के बाद वापस ये और ये एडजेसेंट हो गए, तो मुझे इन्हें भी डिलीट करना है। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए स्टूडेंट? मेरा फाइनल आउटपुट सी ए होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब ये प्रोग्राम देखिए, भले कोई कंपनी डीएस यूज करे ना करे, बट मान लो अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यूज में गए हैं और वहां पे प्रोग्रामिंग राउंड आपका लिया जा रहा है, और प्रोग्रामिंग राउंड में अगर आपको कहा जाएगा कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसका फाइनल आउटपुट ये आना चाहिए, तो गाइज ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप स्टैक को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इससे आपका अप्रोच समझ में आता है। उसके बाद गाइज इससे आप लॉजिक कैसे लगाते हैं ये समझ में आता है। आप कोड के बारे में क्या सोचते हैं ये समझ में आता है। मेमोरी के बारे में क्या सोचते हैं ये समझ में आता है। बहुत बार आपको ये कहा जाता है कि नहीं, ये कोड आपका है, आप इसे ऑप्टिमम कीजिए। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि इससे आपको समझ में आता है कि आपको आप किस तरीके से सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे वापस से आपका अप्रोच समझ में आता है। देखिए, यानी कि डीएससी से कंपनियां क्या करती है, डीएससी से कंपनियां गाइस टैलेंट ढूंढती है। अब देखिए, टैलेंट और एक्सपीरियंस में क्या अंतर होता है, जस्ट बता रहा हूँ। देखिए, टैलेंट और एक्सपीरियंस की बात अगर हम करते हैं कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है, तो आप उसे कितने कितने कम से कम समय में सॉल्व करते हैं, एक चीज। उसके बाद आपका उसका सोल्यूशन किस तरीके से देते हैं, इससे आपका आईक्यू समझ में आता है, इससे आपका टैलेंट समझ में आता है। ये भी चीजें कंपनियां देखती है। जैसे मान लीजिए कि कंसिडर कीजिए, कोई बंदा 10 साल से एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस है। एक ही चीज अगर आप बार बार करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो आप कितने फास्ट अडॉप्ट करते हैं, इसे टैलेंट कहा जाता है। तो कंपनियां ऑलमोस्ट उसी चीज से देखती है। थर्ड पॉइंट क्या क्या होता है गाइस, आप कोई भी कोर्स कीजिए, कोई भी कोर्स, मतलब जैसे देखिए ये बेसिक है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। अगर हम उसके बाद में ट्री ड्रॉ करेंगे कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको ट्री ड्रॉ करके देता हूँ, आप उसे फॉलो करें, राइट। उसके बाद अगर आप आ रहे हैं तो व्हाट हैपन, ओओपी आपने करना चाहिए, सॉरी, ओओपी 100% आपको आना चाहिए। ओओपी एज वेल एज डेटाबेस, ये दोनों भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओओपी एज वेल एज डेटाबेस, ये चीजें आनी ही चाहिए। जैसे देखिए, अभी हमने जब हायरार्की जो ड्रॉ की है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, हमने प्लेसमेंट में सबसे टॉप मोस्ट किसे रखा है, एप्टीट्यूड को। उसके बाद गाइस हमने टॉप मोस्ट किसे रखा है, कम्युनिकेशन। उसके बाद में अगर आप आ रहे गाइस तो मैंने इसके नीचे रखा है डीएसएल, मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं गाइस, इसके नीचे हमने लिखा है ओओपी को। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी जितने भी लैंग्वेजेस काम करते हैं, हर एक लैंग्वेज गाइस ओओपी में ही आती है। जैसे आप पाइथन कीजिए, पाइथन भी ओओपी यूज करता है। आप जावा कीजिए, जावा भी ओओपी यूज करता है। आप सी शार्प कीजिए, वो भी हर एक लैंग्वेज ओओपी के साथ जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, प्लेसमेंट में यही प्रोसेस है। भले आजकल आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलते हो कि नहीं कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये नहीं है। देखिए, प्लेसमेंट में यही चलेगा। आप टूल सीखिए, वो अलग चीज है, राइट। लोग टैलेंट ढूंढना चाहते हैं, लोगों को टूल सीखने वाले लोग नहीं चाहिए। व्हाट हैपन, अगर मेरा आईक्यू बहुत अच्छा है, मेरे पास टैलेंट है और मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं दुनिया की कोई भी चीज सीख सकता हूँ। इसीलिए कंपनियां यहाँ पे ज्यादा ध्यान देती है। इज इट क्लियर? अभी ओओपी को भी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। नॉर्मली हम ओओपी को क्या करते हैं, हमारा जो प्रिपरेशन का जो तरीका है ओओपी का, हम नॉर्मली ओओपी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली गाइज हम ओओपी को प्रिपेयर करते हैं कि व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ साइकिल, ठीक है, थ्योरेटिकल है। बट गाइज इंटरव्यू में जब ओओपी की बात आती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम इंटरव्यू में ओओपी की बात करते हैं, तो इंटरव्यू में ओओपी की बात जब भी आप करेंगे तो सिनेरियो बेस आपको पूछा जाता है। बहुत बार आपको 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50% सिनेरियो पूछे जाते हैं। यस सर नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर नोट, मतलब किस तरीके से ओओपी प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन बैंक है जो हमने हमारे स्टूडेंट्स को हम देते हैं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ओओपी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। लाइक जस्ट वेट, अगर आप ओओपी की बात करते हैं तो ओओपी आप जो ट्रेडिशनल ओओपी है, ऐसा नहीं पूछा जाता।
इंटरव्यूज में वो पे आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, लाइक एज सपोज कंसिडर आपको ओपी को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अगर आप आते हैं तो। देखिए, या मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। अगर आप ओपी की बात करते हैं तो आपको जनरल जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट बहुत सारी कंपनियां ये देखती है कि आप रन टाइम में कैसा लॉजिक लगा सकते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, आपकी सोच देखी जाती है। तो आपको ऐसे सिनारियो दिए जाएंगे, ऐसे कि यार, जैसे कि एक एग्जांपल है, a cab booking app has mini sedan and SUV rides with different prices, how would we model this system। मतलब आपको ये पूछा जा सकता है ओपी के अंदर कि मुझे कैब एप्लीकेशन बनाना है, राइट, इसके अलग अलग ये हैं, तो ये सिस्टम मुझे आप ओपी में डिजाइन करके दिखाइए। मतलब गाइज आपको यहाँ पे क्लास डायग्राम आपको पूरा का पूरा क्लास डायग्राम, क्लास स्ट्रक्चर खड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं सर, इस एप्लीकेशन में मैं ये इंटरफेस यूज करूंगा, ये क्लास यूज करूंगा, ये मेथड में यूज करूंगा, इस केस में मैं ओवर राइडिंग यहाँ पे करूंगा, ओवरलोडिंग यहाँ पे करूंगा, ये सिनारियो है, ये सिनारियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इस तरीके से यूज किया। मुझे ये ऐसा लगा कि फिर यहाँ से क्या समझ में आता है, अगर आप इस तरीके का सिनारियो इंप्लीमेंट करके देते हैं तो यहाँ से गाइज आपकी कॉन्सेप्चुअल लेयर समझ में आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है ना कि वी आर लर्निंग ओपी, बट हम बहुत बार ओपी में जाते हैं, हमें लगता है कि यार मैंने तो सही दिया, बट नहीं। मतलब जितनी बार भी आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ऑलमोस्ट कंपनियां गाइस सिनेरियो बेस ही क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, सो ये वाला क्वेश्चन आप 10 बार पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो 11वें बार आपको आता ही आता है। ये आप किसी नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट क्या ये चीज आप नोट से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस चीज के लिए आपको, अगर आपको ये चीज अगर करनी है गाइस, इस चीज के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, और इसकी चीज के लिए आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का वो भी प्रिपरेशन होना चाहिए। मतलब यही गलती अक्सर बच्चे करते हैं। यस सर नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, आपको लगेगा कि सर थोड़ा अलग बता रहे हैं, बट नहीं, ये रियल फैक्ट है। लगा तो मैं जितने कंपनी मेरे पास आई है, मैं आपको मेरा CRM ओपन करके दिखाता हूँ, लगा तो एक दो कंपनियों के मैं JD आपको दिखाता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ कि कंपनियां जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे देती है, उसके अंदर क्या होता है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, और किस लेवल पे वो कैंडिडेट को फिल्टर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद गए देखिए L1 इंटरव्यू में क्या होता है। ऑलमोस्ट इफ यू थिंक अबाउट L1 इंटरव्यू देखिए, अभी ओपी के बाद L1 इंटरव्यू में गाइज आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक होता है। सब्जेक्ट नॉलेज इन द सेंस ऑफ क्या, ओपी के बाद देखिए, मान लो कि आपने पाइथन फुल स्टैक किया है, हम नीचे आते हैं, कंसिडर गाइस, मान लीजिए इन द केस ऑफ ओपी, हाँ पाइथन फुल स्टैक आपने किया है, उसके बाद में आपने जावा फुल स्टैक किया है, उसके बाद में आपने मान लो डेटा साइंस किया है, वट जो भी है, या अभी बहुत सारे क्वेश्चन डेटा साइंस आपने किया, ऐसे अलग अलग कोर्सेज किया। फिर आपको लगे सर डेटा साइंस में ओपी क्यों पूछते हैं, बताता हूँ। क्योंकि आप भले आज अभी आप डेटा साइंस आपने किया, बट आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। डेटा साइंस आपको किसी एक सेमेस्टर में होगा, या पास आउट होने के बाद आप डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, बट पास आउट होने के पहले या लास्ट ईयर में आने के पहले गाइज आपने इंजीनियरिंग किया है। सो इंजीनियरिंग के 4 साल में तो आपको ओपी होता है। तो कंपनी एक बार ये भी देखना चाहेगी कि अगर आपने डेटा साइंस का कोर्स किया है या जावा फुल स्टैक का कोर्स किया, मानते हैं, बट इसके पहले जो आपके एकेडमिक में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ओपी है, ये मैंडेटरी है, ये पूछा जाएगा। फिर L1 में क्या किया जाता है गाइज, L1 में सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखा जाता है। और रिज्यूमे में फिर जो आप मेंशन करते हैं, लाइक एज गाइज आप पाइथन मेंशन करते हैं, आप जावा फुल स्टैक मेंशन करते हैं, जो भी चीज आप मेंशन कर रहे हैं, आप जो भी चीज आप मेंशन करेंगे, इसमें आपको गाइज उस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे L1 आपका सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू आता है। मान लीजिए कि मैंने पाइथन फुल स्टैक किया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द पाइथन फुल स्टैक, तो फिर मुझे उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद में रिज्यूमे में हम बहुत बार मेंशन करते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप किया है, राइट और नॉट, मैंने ये हैकाथन पार्टिसिपेट किया था, मैंने इस हैकाथन में ये प्राइज लाया है, मेरे हैकाथन का ये प्रोजेक्ट था। तो ये सारी चीजें L1 में पूछी जाती है। मतलब L1 में आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक होता है और आपका रिज्यूमे चेक होता है। L2 की बात अगर आप करेंगे गाइस, तो L2 में और इन डेप्थ इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू लिए जाते हैं, आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपको आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। ये चीजें बहुत मैटर करती है। और डायरेक्ट राउंड ऑलमोस्ट क्या होता है, डायरेक्ट राउंड में बहुत ये हर एक कंपनी नहीं लेती है,
राइट। ये कुछ कुछ कंपनियां लेती है। डायरेक्ट राउंड है सी, जब आप मिड स्केल में जाते हैं, अगर कंपनी साइज 550 एम्प्लॉई टू 500 एम्प्लॉय अगर है, तो बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर ही खुद लास्ट वाला राउंड लेता है। यस सर नोट। हाँ, जब आपकी कंपनी साइज 50 टू 500 है। हाँ, अगर कंपनी साइज 1000 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में, उस केस में डायरेक्ट राउंड नहीं लिया जाता। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये जो डायरेक्ट राउंड की बात अगर जो हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप डायरेक्ट राउंड में खास करके सीईओ क्या करते हैं, ये सबसे पहले गाइस स्टूडेंट का एटीट्यूड चेक करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट्स के अंदर। एटीट्यूड क्यों चेक करते हैं कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं, उसका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर कैसा है, क्या वो डिसिप्लिन है, उसका बोलने का लहजा क्या है, उसको कैसे बात करता है, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत बार देखी जाती है। उसके बाद डायरेक्ट राउंड में उसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन जनरल क्वेश्चन उसका एटीट्यूड वगैरह देखने के बाद भी उसे आगे प्रोसीड किया जाता है। और लास्ट में कुछ नहीं, एचआर राउंड में आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि नहीं आपका ड्यूरेशन क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम ये देखेंगे कि कंपनियां बॉन्ड क्यों करती हैं, बॉन्ड का पर्पज़, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट देखिए, ये जो भी चीज़ें गाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऐसे डायरेक्टली आपको ऐसा रैंडम कहीं से चैट जीपीटी वगैरह करके एक्सप्लेन नहीं किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लगा तो मेरा एडमिन पैनल दिखाता हूँ, जस्ट वेट। राइट और नॉट, ये देखिए, मैं आपको ये देखिए, ये अभी मेरा खुद का सीआरएम है। और अभी तक अगर आप आते हैं तो देखिए, अभी तक हमने गाइस, जस्ट वेट, मैंने अभी तक स्टूडेंट, अभी देखिए हमने 1900 कंपनी, 1900 कैंपस ड्राइव किए और 1000 कंपनियों के साथ काम किया है। जैसे मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक आधे कंपनी का अच्छे से ये दिखाता हूँ, जस्ट वेट। अब ये कंपनी है, आप देखिए इस कंपनी ने हमें जो रिक्वायरमेंट दी है एज ए क्लियर, तो इस रिक्वायरमेंट की बात अगर आप करते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट ने स्टूडेंट्स देखिए, जैसे यहाँ दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनी का नाम है, इंटरव्यू का वेन्यू है, पैकेज है, ये पूरा दिया है। उसके बाद कंपनी का जो भी क्राइटेरिया दिखाया है, 24-25 पास आउट, बीटेक बीसीए एमसीए दिया है। और यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ जाइए, अगर आप जेडी की बात अगर आप करते हैं, यहाँ देखिए जेडी में आप देखिए क्या लिखा है, क्वालिफिकेशंस। सबसे पहली चीज देखिए, सबसे टॉप मोस्ट क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। देखिए ये कंपनी जावा के लिए है, वी आर एग्री, बट यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले दिया है, गुड टीम प्लेयर, सेल्फ एंड क्विक लर्नर। देखिए कंपनियां उन लोगों को ज्यादा इंटरटेन नहीं करती है जो स्पून फीडिंग वाले बंदे हैं। उसके बाद एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो मैंने आपको बताया डीएस है। उसके बाद दिखा है एक्सेप्टेबल नॉलेज ऑफ कोर जावा एंड अदर जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। देखिए जावा का प्रेफरेंस कितना है, ये प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस पहले डिग्री होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा प्रेफरेंस है एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, नंबर 2। तीसरा प्रेफरेंस है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। चौथा प्रेफरेंस है टीम प्लेयर होना चाहिए, सेल्फ लर्नर। छठा प्रेफरेंस है एक्सेल प्रॉब्लम, और बाद में आता है जावा। मतलब कंपनी जावा में कम इंटरेस्ट ले रही है, पहले इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। मतलब व्हाट हैपन, उनको पता है कि जावा का कोर्स करने वाला बंदा टैलेंटेड होगा, ये गारंटी नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाला बंदा टैलेंट हो सकता है। अगर किसी के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, अगर वो लॉजिक अच्छा लगा सकता है, तो उसे जावा कंपनी खुद पढ़ा सकती है। बट अगर किसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही नहीं है और वो जावा का कोर्स भी करेगा, तो भी उसका प्लेसमेंट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो गाइज ये इस तरीके से आपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी लोग टेक्निकल पढ़ते हैं, जितना आप टेक्निकल के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन स्किल के लिए, एप्टीट्यूड के लिए दें। क्यों? अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं निकल रहा है, तो आपका बाद में टेक्निकल कोई चेक नहीं करेगा। ओके, सो गाइज दिस इज मोर अबाउट द, इस तरीके से आपने जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ कंटेंट और होने चाहिए, या कुछ और डिटेल में अगर आपको डिस्क्रिप्शन और भी चाहिए, तो डेफिनेटली गाइज विल क्रिएट वन मोर वीडियो फॉर दैट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज।